नमस्ते। हेलो एवरीवन। आज हम पुणे के बहुत ही नामांकित ज्योतिषीय संस्था रेयर रेज स्पिरिचुअल एजुकेशन एकेडमी और इंटरनेशनली लेवल की बहुत ही फेमस ऑनलाइन ऐप एस्ट्रोटॉक के जो सेलिब्रिटी है एस्ट्रोलॉजर गुरुदेव जी, इनसे हम आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। यस। और बहुत ही बड़े विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। जो विषय आज का है हमारा, वो है आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जी, का ज्योतिषीय विश्लेषण। तो सबसे पहले ये बहुत ही हॉट टॉपिक बोलेंगे आज का, क्योंकि बहुत ही नजदीक जी, है जो मतदान आने वाला है, बहुत ही लोगों का ध्यान उसके ऊपर है। सो हम सबसे पहले गुरुदेव गजानन जी, आपको बहुत जी, बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपकी जर्नी देखी है बहुत, मतलब जितने भी आपने आज तक प्रिडिक्शन किए हैं, जैसे हम देखते हैं कि 7 सालों का जो भी आपका प्रिडिक्शन रहा है, काफी बहुत सारी ऐसी ज्योतिषीय विश्लेषण आपने किए हैं और बहुत-बहुत सटीक प्रिडिक्शन आप करते हैं। सो उसके लिए तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आपका। और मुझे धन्यवाद। आज भी याद है सर कि जैसे हमारा ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, तो आपने कहा था कि इंडिया भारत नहीं जीतेगा, लेकिन सारे 99% जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बोला था कि वो जीतेगा। लेकिन आप राइट। अकेले ही थे कि आपने वो सटीक प्रिडिक्शन दिया था। सो उसके लिए जी, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन सर। सो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के आपने जो बीजेपी के जो 2050 के नीचे और एनडीए के 295 पार नहीं करेगा, ऐसा कहा था और वो ठीक वैसा ही हुआ है, जी, वैसे ही परिणाम देखे हैं हमने, राइट? तो जी, जी, बहुत ही मतलब उसके लिए हम कहेंगे कि सर का जो प्रिडिक्शन होता है हमेशा एक्यूरेट आता है। और हालाँकि तभी सभी एग्ज़िट पोल 350 के आस-पास बता रहे थे, पर सर का जो प्रिडिक्शन था वो बहुत ही सटीक था। राइट? तो इसी आधार जी, पर मैं कहना चाहूँगी कि इसी आधार पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी आपकी जो भी महाराष्ट्र विधानसभा अभी चुनाव के बारे में जो भी प्रिडिक्शन है, जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे ज्योतिषीय संभावना आप क्या कह सकते हैं कि क्या हो सकता है? आप क्या प्रिडिक्ट करना चाहेंगे इसके लिए? क्या आप बताना चाहेंगे? हमारे जो भी दर्शक हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? क्या गाइड करना चाहेंगे? क्या क्या हो सकता है? जी, जी, जी। पल्लवी जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और आज हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में ज्योतिषीय संभावना क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने लोकसभा के समय या क्रिकेट के समय अलग-अलग भविष्यवाणियाँ हमने ग्रुप पे करते हैं। पर आज पहली बार हमने सोचा कि बड़े पैमाने पर ऑनलाइन आकर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे महाराष्ट्र विधानसभा की भविष्यवाणी की जाए, ताकि बहुत सी असमंजस की स्थिति अभी महाराष्ट्र के चुनाव के समय पर बनी हुई है। इसका कारण है ये है कि अगर आप पिछले 5 साल का महाराष्ट्र का राजनीति देखेंगे, तो पिछले 5 साल में बहुत कुछ उथल-पुथल आपको देखने मिली है। तो इसका कारण क्या है? और ऐसी इतनी उथल-पुथल के पीछे रहस्य क्या है? और आज एक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है कि आज कोई भी ऐसे ठोस तौर पर बोल नहीं पा रहा है कि किसको वोटिंग किया जाए और किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन किस पर विश्वास किया जाए कि कौन यहाँ का सही नेतृत्व कर सकता है और महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है? देखिए कि महाराष्ट्र में पहली बार जब 2019 में फडणवीस यानी भाजपा की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार आई थी, तो युति की मैंडेट में दोनों को बहुमत मिला था। पर कहीं न कहीं राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया और जो नैसर्गिक मित्र थे, वो नैसर्गिक दुश्मन बन गए और नैसर्गिक दुश्मन बनने के बाद एक अनैसर्गिक युतियाँ हुई, जैसे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की युति कभी नहीं हो पाई थी। अजित पवार जो राष्ट्रवादी में पिछले 25-30 साल से 4 बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भाजपा का हाथ थामते हैं। फिर 2.5 साल कोरोना के बाद शिव उद्धव की शिवसेना स्प्लिट हो जाती है और वो टुकड़ों में बँटकर आधी भाजपा के साथ और आधी कांग्रेस के साथ जाती है। तो इस बार का चुनाव जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल बन गया है। इसका कारण ये है कि इस बार बहुत सारी बड़ी-बड़ी पार्टियों में सेंध लगाने में कामयाब हुई है बीजेपी। क्योंकि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी थी, पर उसके खालो-खाल या उसके साथ-साथ
आप देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और उद्धव शिवसेना इन 2 टुकड़ों में बँटने के कारण अब इस बार में वोटों में बहुत ही डिवाइडेशन हो गया है। पर ये हो गया राजकीय अभी स्थिति का आकलन, पर ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है? मैं लोकसभा के समय पर भी यही बोला था कि आपको कोई भी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करनी है, तो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन के पीछे कौन से ग्रह कारक होते हैं, उसको पहले समझना होगा। क्योंकि जब तक आप उस ग्रह को नहीं समझेंगे, तब तक आपको आकलन नहीं समझ में आएगा। जब पुराने ज़माने में राजा का सरकार था, मतलब राजेशाही थे, एकाधिकारशाही जिसको बोलते हैं और एकाधिकारशाही का जो ग्रह है, वो सूर्य है और जी, सूर्य ही शासन करता है, सूर्य ही फादर ऑफ प्लैनेट है, सूर्य ही राज्यकर्ता किंग होता है और सूर्य के साथ उसके मित्र पक्ष जो होते हैं, जैसे मंगल सेनापति होता है और मंगल सेनापति की भूमिका में राजा का सहायक होता है और उसके साथ-साथ गुरु जो होता है सलाहकार होता है। यानी सूर्य मंगल गुरु एक मंत्रिमंडल की तरह होते हैं और जब विपक्ष की भूमिका हम देखते हैं क्योंकि अभी हम जो रहते हैं मल्टीपल पार्टीज़ या डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को शनि से देखते हैं क्योंकि शनि एक तरफ से प्रजा भी है छोटे तबके के लोग भी हैं। तो शनि लोकशाही की सिस्टम पर रूल करता है और शनि को हमेशा सत्ता पक्ष के विरोध में देखा जाता है। जैसे आप काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का होता है, उसके अपोजिट भाव शनि का होता है, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो यानी शनि और सूर्य आपस में विरोध में बैठे हैं। तो आप देखिए पिछले 2 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, वो शनि का वहाँ पे प्रभाव रहा है। जी यानी सर। कि विरोधी पक्ष हावी रहने की कोशिश किया है। हुँ, हुँ। जब मैंने लोकसभा की भविष्यवाणी की थी, तो लोकसभा की भविष्यवाणी में मैंने शनि के प्रभाव में ही कहा था कि इस बार 400 पार नहीं 300 पार भी होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ शनि का प्रभाव बहुत जोरदार है, विपक्ष की ताकत बढ़ रही है। हाँ, विपक्ष सत्ता में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था, विपक्ष एक संघ नहीं था और यही कारण है कि अ, लोकसभा चुनाव में जो सत्ता पक्ष है, वो कॉर्नर पे बहुमत में आ गया और सत्ता चला रहा है। जी। अब महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? अब महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से महायुति की सरकार है। अब महायुति बनी कैसी है? शिवसेना को स्प्लिट करके एकनाथ जी आ गए हैं, राष्ट्रवादी को स्प्लिट करके अजित दादा पवार आ गए हैं। यानी महायुति में ये सारे बगावती लोग जो अपने-अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बंड करके यहाँ आए हैं, बगावत करके आए हैं। उनको अपने-अपने नेताओं से कुछ न कुछ मनभेद, मनमुटाव है और वो उनके साथ नहीं बैठ पा रहा तालमेल, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना है। तो ये जो स्थिति होती है बगावती वाली, अब शनि जो है न्यायप्रिय है और शनि को अपने स्वामी के प्रति बहुत निष्ठा रहती है और शनि को बगावती लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। और इसी के कारण बगावत होने के बावजूद भी लोकसभा में उद्धव की शिवसेना को और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी को उतना ये लोग डैमेज नहीं कर पाए हैं। तो इसका अर्थ यही है कि इस बार भी शिवसेना की जो स्थिति है मतलब एकनाथ शिंदे जी की और हुँ, अजित पवार जो है, वो ज़्यादा डैमेज करने में कामयाब नहीं होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि शनि का मुख्य तत्व यही है कि अपने मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं करना है। तो लोगों में ये सहानुभूति की लहर उद्धव जी के लिए भी रह सकती है और शरद पवार तो अभी काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, 84 साल की उनकी उम्र है और उनके लिए ये शनि का जो चुनाव है, ये शनि विरोध का चुनाव है, शनि की मजबूती का जो चुनाव है, वो काफ़ी फ़ायदे का रहने वाला है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़े बुजुर्ग नेता है। जी। दूसरी बात क्या है पल्लवी जी, कि यहाँ पर अभी गोचर की अगर हम स्थिति देखें, हुँ, क्योंकि हुँ। गोचर का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर हमेशा रहता है और उसी के आधार पर हमें फल मिलते हैं। अब वोटिंग डे 20 नवंबर को है जी, और 20 नवंबर की स्थिति क्या है? 20 नवंबर को कर्क राशि में चंद्रमा 11 बजे के बाद आएगा। वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन कर्क राशि में नीच का मंगल पहले से बैठा हुआ है और मीन राशि में राहु बैठा हुआ है। तो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से चंद्र, मंगल और राहु का ये धूर्त योग बन रहा है।
अब धूर्त योग क्या है? धूर्त योग का मतलब होता है कि सभी लोग अपने-अपने स्वार्थ के लिए साम, दाम, दंड सबका अब सब नीति का अवलंब करेंगे और अपनी रोटी सेकने का प्रयास करेंगे। अब जी सर, पहले से मतलब हम इस अभी बार का चुनाव जो है बहुत दिलचस्प रहने वाला है, राइट? और जी, इसके साथ मतलब कौन किसके साथ है, कौन नहीं है, ये समझना जनता के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तो। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन-सा ग्रह क्या गुल खिला रहा है। सूर्य सत्ता पक्ष है, उसके सहायक पक्ष मंगल है, गुरु उनके सलाहकार है, शनि विरोधी पक्ष नेता है या विरोधी पार्टियाँ है, महाविकास आघाड़ी को हम शनि से देखते हैं और महायुति को हम सूर्य मंगल से देखते हैं और यहाँ पे मुख्य रूप से कलयुग में राहु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि फ्रॉड, चापलूसी या चालबाज़ी, कपट, कूटनीति ये जो आज के विषय हैं वो राहु से देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि राहु की भूमिका में कई अन्य पार्टियों को खड़ा किया गया है। जैसे मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, इन्होंने अभी अंदरूनी तौर पर और पब्लिकी तौर पर भाजपा को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में भी कहा है कि हम भाजपा के साथ हैं, पर जी, उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? ये राहु की चाल है। वो एकनाथ जी शिंदे को भी और उद्धव जी की सेना को भी वोट खाना चाहते हैं और इनडायरेक्टली भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के लिए मदद करना चाहते हैं। ये जी, साफ-साफ मतलब तौर किसका पर कपड़ा राहु भारी है? नीति दिख रही है। जी, जी, जी। मतलब यहाँ पे किसका पगड़ा भारी है और किसका पगड़ा कमज़ोर है, आप कह सकते हैं, है ना? जी, राहुल अभी जी, जी। अभी अगर मैं पूरे आकलन को देखूँ तो मुझे लगता है कि ये भले कितनी ही देखिए, अगर महायुति की बात करें तो महायुति में फडणवीस जी की कुंडली का आकलन हमने किया है, अजित जी, पवार जी की कुंडली का आकलन किया है और एकनाथ शिंदे जी का भी आकलन किया है। तो वो इन तीनों में से एकनाथ शिंदे सबसे ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं और भाजपा ने जो अपने 110 एमएलए होने के बावजूद 50 एमएलए वाले पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद 2.5 साल चलाने दिया और उसी का सुवर्ण अवसर उठा के एकनाथ शिंदे जी ने अपनी लोकप्रियता पर 4 चाँद लगाए हैं और एकनाथ शिंदे बहुत ही लोकप्रिय बन गए हैं और एकनाथ शिंदे लोकप्रिय बनने से उनका महायुति की तरफ से सीएम बनना पहला प्रायोरिटी है। मतलब महायुति से सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई है तो वो एकनाथ शिंदे है। जी। पर यहाँ पर वही बात भाजपा को और भाजपा के कार्यकर्ता को और वरिष्ठ लोगों को खल रही है कि हमारी ताकत ज़्यादा होने के बावजूद हम हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बिठाएँगे? यही होता है धूर्त योग। तो भाजपा नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे सीएम बने और एकनाथ शिंदे 2.5 साल के सीएम होने के बाद अब उनकी महत्वाकांक्षाएँ जो कह रही है कि उनको अभी किसी और को सीएम बनने नहीं देना है। उनको अभी और 5 साल सरकार चलानी है। तो ये आपसी टकराव जो सत्ता का है भाजपा और एकनाथ शिंदे जी का, हुँ, इसमें हुँ। कहीं न कहीं ये 2 पावरफुल पॉलिटिशियन के बीच की जो लड़ाई है, उसका हुँ। फ़ायदा महाविकास आघाड़ी को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अच्छा ये मतलब दोनों जो है, हुँ, एक-दूसरे की धूर्तता के साथ पैर खींचते हुए दिख रहे हैं और इसकी वजह से महायुति के जगह सीट्स जो है, वो हुँ, कम हुँ। होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात अजीत पवार का जो स्टैंड है, क्योंकि अजीत पवार अभी बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। वो ये नहीं जानते कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, महायुति में रहना चाहिए या महाविकास आघाड़ी में रहना चाहिए। जनता उनको शरद पवार जी के खिलाफ शत्रु मानती है या अपना मित्र मानती है, क्योंकि लगभग पिछले चुनाव में तो उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली है शरद पवार जी के खिलाफ। तो वो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति में है कि अभी इस बार क्या होगा? पर फिर भी अजित पवार अपना-अपना जो 30 साल का जो उनका तजुर्बा है, जितना काम उन्होंने किया है, उतने सीट बटोरते हुए दिख रहे हैं। पर मोटे तौर पर महायुति को मैं बड़े स्तर पर इतना सक्सेस नहीं देख पा रहा हूँ। भले धूर्त योग हो, भले राज ठाकरे जैसे व्यक्ति जो बहुत ही लोकप्रिय है और इस बार उनकी कुछ सीटें भी आ सकती है, पर फिर भी
महायुति जो है वो सरकार के करीब जा सकती है, पर सरकार बनाने में सफल नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके। यानी कि यहाँ पे आपके कहने का अर्थ यही है मतलब भाजपा कार्यकर्ता जो है और भाजपा का जो मुख्य वोटर है, वो भी भाजपा के साथ धूर्तता कर सकता है, राइट? यानी बिल्कुल, यहाँ पे महायुति के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, तो फिर क्या महाविकास अभी आघाड़ी की सरकार और अगर बनने जा सकती है? महायुति अगर नहीं आ रही है, तो महाविकास आघाड़ी की क्या स्थिति है? देखिए, महाविकास आघाड़ी पहले लोकसभा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और जो प्रदर्शन उन्होंने लोकसभा में किया है, वही प्रदर्शन को उनको बरकरार रखना था, पर जब किसी का कोई हार होती है, तो वो हार से कोई सीखने का प्रयास करता है। तो महायुति ने लोकसभा की हार के बाद बहुत सारी चीज़ों को बदलने का प्रयास किया है। जैसे बहुत ही लोक लुभावन घोषणा की है, जैसे लाड़की बहन योजना उसमें से एक है और सीनियर सिटीज़न के लिए भी कुछ किया है और कई सारे ऐसे योजना लाई है जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा कम हो। तो कुछ हद तक महायुति उसमें सक्सेस भी हुई है, हुँ, इसलिए महायुति और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर इसलिए हो रही है, वरना हुँ, ये मुकाबला जो है वो वन साइडेड होने की चांसेस थे, पर महायुति ने उसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास ज़रूर किया है। हुँ, अब शरद पवार जी की कुंडली का हमने एनालिसिस किया है और शरद पवार जी के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शनि उनके बिल्कुल आशीर्वाद देने की मुद्रा में है और शनि वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता है। जैसे अमेरिका में ट्रम्प सरकार देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति के हाथ में सरकार चली गई है। हालाँकि लोग बोल रहे थे कि कमला हैरिस भी आ सकती है, पर वैसा नहीं हुआ है। फिर से ट्रम्प सरकार वहाँ पे आई है। तो 10 साल बाद यहाँ पे फिर से राष्ट्रवादी और कांग्रेस का कुनबा वापिस आते हुए दिख रहा है मुझे। और इसमें राष्ट्रवादी का जो रोल है वो सबसे अच्छा और बड़ा रोल रहने की संभावना है। मेरा तो इतना तक मानना है कि सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार जी की पोस्ट लेगेसी है, जो उनके वारिसदार है, उनकी बेटी है और कहीं न कहीं अजीत दादा कैंप को झटका देने के मूड में शरद पवार जी है और वो एक बात क्लियर रखना चाहते हैं कि आगे चलकर मेरी पार्टी और मेरा जो जितना भी कर्तृत्व है, जितनी भी मेरी लेगेसी है, वो मेरी बेटी ही सँभालेगी। इसलिए हो सकता है कि उनको केंद्र से महाराष्ट्र की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की सीएम बनने के पूरे आसार हैं। अगर समझो किसी वजह से सुप्रिया सुले को अंदरूनी विरोध होता है, तो हुँ, उनके हुँ। प्रदेशाध्यक्ष जयंत पवार को भी ये मौका मिल सकता है क्योंकि जयंत पवार के भी स्टार्स अभी जो कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के आसार बिल्कुल है। अब दूसरी बात कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? हुँ, कांग्रेस की स्थिति लोकसभा में तो बहुत अच्छी रही थी, पर कहीं न कहीं विधानसभा का चुनाव आते-आते उनके जो वोटर्स हैं, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ खास काम नहीं किया है और राहुल गांधी जो वादग्रस्त वक्तव्य के लिए प्रसिद्ध है और उनकी जो कुंडली है राहुल गांधी की, तो इसलिए इनको इस बार वन साइडेड कोई सक्सेस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके लिए थोड़ा-सा मैं लोकसभा की तुलना में इनको 2 नंबर पे रखूँगा। इस बार राष्ट्रवादी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रह सकता है शरद पवार जी का। उसके ओ बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी का रह सकता है। उद्धव ठाकरे अपना अस्तित्व दिखाने में कामयाब ज़रूर रहेंगे। हाँ, उनके सीएम बनने के आसार तो लग रहे हैं, पर सीएम का मौका उनका आखिरी क्षण में फिसल सकता है। इसका कारण शरद पवार जी का जो आज तक का जो राजनीति की धूर्तता है, कूटनीति है, उसमें शरद पवार जी बहुत माहिर हैं और मुझे लगता है कि ये पूरी चुनाव इस बार की जो है, शरद पवार बिग बॉस बनने वाले हैं और शरद पवार के हाथ में ही इस राज्य हुँ, की डोर रहने वाली है। और ओ कई फैक्टर्स हैं जैसे आपने देखा होगा कि 2013-14 में जब सरकार निकल गई थी जी, कांग्रेस की, तब अन्ना हजारे नामक एक समाज सेवी ने बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया था और जी। उसका नतीजा वो शनि था क्योंकि शनि उच्च का था तब और हुँ, उसी के आधार पर मोदी जी ने एक सक्षम विकल्प देने में कामयाब रहे। ठीक उसी प्रकार से 1995 में सेना भाजपा की सरकार फर्स्ट टाइम आई थी 35 साल बाद। तो तब
कुंभ राशि में शनि वक्री थे। तो इस बार भी अपक्ष का भूमिका बहुत ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि उस समय भी शनि ने ऐसे-ऐसे लोगों को चुना था जो कि योग्य है, जो कुछ काम करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य साफ है, जनता के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो वो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो हम अगर ये देखें हुँ, आकलन देखें, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी शरद पवार जी के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। ओके। सो गुरुदेव जी, आंकड़ों के आधार पर किसको आप सीट्स मिलने की संभावना है? किसको कितनी सीट्स मिल सकती है? क्या कहना देखिए सीटों के आधार पर अगर महाविकास आघाड़ी को मैं कुल मिला के सीट का अनुमान लगाऊँ, तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी को 157 से लेकर 165 तक सीटें मिलने का अनुमान है हुँ, और महायुति जो है वो 106 से लेकर 126, 130 तक मिलने का अनुमान है और अपक्ष की संख्या भी इस बार ज़्यादा रह सकती है, 15 से 21 तक रह सकती है और हम ऐसे कह सकते हैं कि राज ठाकरे को भी कुछ सफलता मिलती हुई दिख रही है। 2 या 4 सीटों का फ़ायदा हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं दूँगा क्योंकि वोट कटिंग का काम होगा और अंदरूनी बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो 2 सीटों का मैं या मैक्सिमम 4 सीटें मैं एमएनएस को देता हूँ और इस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की आती हुई दिख रही है। और सीटों के बँटवारे के हिसाब से जो हमने आकलन किया है, वो भी मैं हुँ, आपको दर्शकों को बता देता हूँ। जी, मैंने भाजपा के लिए 57 से लेके 68 निकाला है आंकड़ा। शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे जी की, उनको 25 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। राष्ट्रवादी अजित पवार की जो पार्टी है, उनको 14 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस जो है, हुँ, हुँ, नेशनल कांग्रेस, उनको 47 से लेकर 52 तक मिलने का अनुमान है। हुँ, हुँ, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी सबसे ज़्यादा 56 से 62 सीटें तक जीत सकती है और उद्धव जी की जो सेना है वो 49 से 51 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अपक्ष को मैंने 15 से 21 सीटें दी है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मैंने 0 से 2 सीटें दी है। तो इस प्रकार से हमने अनुमान जो किए हैं, उसमें हमने भाजपा के प्रमुख नेताओं की कुंडली ली है, एकनाथ शिंदे जी की कुंडली ली है, उद्धव ठाकरे की ली है, शरद पवार, अजित पवार, अ, सुप्रिया सुले और जयंत पवार जी की कुंडली ली है और एक उसके साथ-साथ नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हुँ, और हुँ, उनके जो विरोधी पक्ष नेता है विजय वडेट्टीवार, उनका भी थोड़ा बहुत आकलन हमने कंसिडर किया है। पर मोटे तौर पर यही लग रहा है कि महायुति की सरकार नहीं बन रही है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है और ये शरद पवार राष्ट्रवादी के कुनबे से कोई सीएम बन सकता है, फिर वो सुप्रिया सुले हो या फिर जयंत पवार हो या कोई अन्य भी हो सकता है जिनके डिटेल्स हमने कंसिडर नहीं किए हैं। पर मोटे तौर पर मुझे सुप्रिया सुले और जयंत पवार के बारे में ज़्यादा संभावना लग रही है। ओह! सर एक और क्वेश्चन कि जो इलेक्शन के बाद अजित पवार जी है, वो महाविकास आघाड़ी में या फिर उद्धव ठाकरे जी की महायुति में आ सकते हैं? क्या संभावना इसकी क्या संभावना है? मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आज की स्थिति में बहुत असमंजस की स्थिति है अजित पवार जी की क्योंकि अजित पवार जी का जनाधार जो है वो शरद पवार जी के ही जनाधार से मिलता-जुलता है। और वो जनाधार डिवाइड होने के कारण जब तक शरद पवार जी वहाँ पर है, तो शरद पवार जी के विषय में अजित पवार जी को ज़्यादा सक्सेस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो है, हुँ, उनको अगर समझो कुछ सीटें कम पड़ती है, तो अजित दादा को वहाँ पे न्योता भेजा जा सकता है। और देखिए जून 2025 में जब राहु अपनी राशि बदलेगा, तो अपने-अपने नैसर्गिक मित्र अपने-अपने पास आ सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे जी भी महायुति में वापिस आ सकते हैं। क्योंकि राजनीति में कोई किसका मित्र नहीं है, कोई किसका शत्रु नहीं है परमानेंटली। अपने-अपने दावे-प्रतिदावे और अपने फ़ायदे के लिए लोग पार्टियाँ बदलते हैं, नीतियाँ बदलते हैं और अपने प्रिंसिपल भी बदलते हैं। जो 25-30 साल कांग्रेस और शिवसेना अपने विरोध में लड़ी है, वो आज एक साथ सरकार चलाए 2.5 साल और अजीत दादा पवार, अशोक चौहान ऐसी जो लोग हैं, जो कट्टर भाजपा विरोधी थे, वो आज भाजपा के साथ हैं। यानी कि
आज की राजनीति जो है वो राहु की राजनीति है, फायदे की राजनीति है। जी। इसमें कोई भी व्यक्ति तत्वों के आधार पर राजनीति नहीं कर रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और आप देखिए कि आज जो जितनी भी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। क्योंकि जो भी चुनाव हारेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और खास करके जो लोग टुकड़ों में हैं, उनका हुँ, हुँ। अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए वो साम, दाम, दंड सब अपना रहे हैं। जी, और जी। इसकी वजह से ये चुनाव इतना दिलचस्प हुआ है, कितने करोड़ों की कैश, सोना, चांदी सब मिल रहा है हुँ, चुनाव आयोग को। कितना जी। बाहर आ रहा है मतलब। यस। आप अगर सभी कैंडिडेट के एफिडेविट्स चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी संपत्ति कैसे दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। यानी वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं और कैसे पैसे बढ़ा रहे हैं, ये जनता को पता होना चाहिए। तो मैं जनता को यही आह्वान करूँगा कि वो अपनी सदसद विवेक बुद्धि से अपने लोकल मुद्दों पर, अपने एरिया के जितने भी विषय हैं, उसके काम करने वाले उम्मीदवार का चुनाव करें। किसी भी जात, धर्म और पंथ के आधार पर कोई चुनाव पे मतदान नहीं करें। आपको अपने हित के लिए मतदान करना है और मतदान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मतदान नहीं करेंगे, तो आप इन लोगों पर 5 साल उँगली उठाने का अधिकार खो देंगे। इसलिए आपको सबसे विनंती है कि आप सभी लोग 20 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में अपने-अपने एरिया में अपने सबसे अच्छे उम्मीदवार का चयन ज़रूर करें। और कुछ जी सर, बहुत ही बढ़िया आपने बताया है, बहुत ही लोगों को इससे फ़ायदा होगा और जैसे 20 तारीख को अभी वोटिंग होने वाला है, सो सभी से निवेदन किया ही है आपने। सो 23 तारीख को परिणाम भी आने वाले हैं, सबको पता ही चलेगा कि किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन अभी तक जितना भी आपने बातचीत हमने की है जो भी आपने प्रिडिक्शन बताया है, उसको उसकी भी एक उत्सुकता हर किसी को रहेगी कि सर ने जो जी, जी। बताया है, उसके लिए तो हम सभी 23 तारीख को हम परिणामों देखेंगे की कि जी, क्या 23 तारीख को परिणाम आते हैं। हमारे अ, अभी तक के जितने भी हमने हमारे इष्ट की कृपा से जितने भी प्रेडिक्शन किए वो सब सही बैठे हैं। तो इस बार भी अ, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो और जो हमने ज्योतिषीय आकलन बताया है, उसी के अनुसार परिणाम आए, यही हम कामना करते हैं और देखते हैं कि 23 के बाद क्या होता है। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाकर ये सब जानकारी लेने के लिए और दर्शकों को आपकी वजह से ये सारा ज्ञान पहुँचाने के लिए। आप भी एक अच्छी ऑकल्ट स्पेशलिस्ट है। आपके भी अलग-अलग विषयों पर पॉडकास्ट आते रहते हैं। हम अवश्य सुनते हैं आपके पॉडकास्ट और मौका मिला तो हम फिर से दोबारा कोई नए विषय पर पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। जी सर। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल ये जी, जो परिणाम आएँगे उसके बाद में हम और एक पॉडकास्ट लेंगे और आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस एंड सबके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। देखिए कैसा होता है, क्या परिणाम आते हैं। सभी लोग वोटिंग कीजिए, वो मेन चीज़ है कि बहुत सारे लोग वोटिंग करते ही नहीं है। सो सबको वोटिंग यही करना कहना बहुत चाहूँगी अनिवार्य है, वरना फिर राजनीति पे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। सबको वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, मिलेंगे नेक्स्ट विषय थैंक यू में। सो मच। यस, नेक्स्ट यस, विषय हम जल्दी ही लेके आएँगे और यस। फिर से आपके सामने पॉडकास्ट नया एक बहुत-बहुत विषय के धन्यवाद साथ है। पल्लवी जी। थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।